हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या आप जानते हैं अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान से कितना खजाना लूट कर गए? कीमत थी $45 ट्रिलियन। आज के समय में अमेरिका जैसी देश की इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा। हालांकि जब भी कोई देश किसी पर कब्जा करता है या फिर किसी देश की जंग में हार जाता है तो ये काम जमानों से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हुआ था, जब जापान ने अपनी ताकत के बलबूते पर फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था और वहां के खजानों को लूट लिया, जिसकी कीमत आज के समय में ट्रिलियन से कम नहीं है। अब जैसे अंग्रेजों को लूटा हुआ खजाना को आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में लूटा गया खजाना एक खुफिया जगह पर छुपा दिया गया। पर उसके कुछ समय बाद ही जापान जंग हार गया और जिन्हें उस खजानों के बारे में पता था उसमें से आधे से ज्यादा लोग मारे गए। जिसके बाद क्या हुआ, हर किसी के मन में एक सवाल रह गया, आखिर वो लूटा हुआ बेशकीमती खजाना कहाँ है? और इसी की तलाश में तब से लेकर आज तक कई लोग हैं, लेकिन किसी के हाथ वो नहीं लगा। लेकिन एक दिन एक टीम गई तो उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया जिसकी उम्मीद शायद उन्हें भी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं पूरा किस्सा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है मलेशिया के एक द्वीप से, जहां हम कुछ समुद्री लुटेरों को देखते हैं जो अपनी करी गई लूट से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उनके हाथ काफी कुछ लगा है। उसी की खुशी में वो आज की रात यहाँ इस द्वीप पर गुजारने की बात करते हैं। उसी दौरान उनका एक साथी जो हल्का होने के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाता है, तब उसे वहां एक मास्क मिला जो असल में लोहे का था, जिसे वो बड़ी हैरानी से देखता है कि असल में ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। लग तो ये किसी पुराने जमाने की रही है। इस सुनसान टापू पर इतने में से उसे अपने सामने एक गुफा मिल गई जो असल में जमीन में धंस जाने के कारण बाहर आ चुकी थी। हालांकि उसका दरवाजा बेहद छोटा था, लेकिन उस शख्स के अंदर उस दरवाजे को देख कीड़ा मचल गया और वो उसके अंदर चला गया, जहां जाकर उसने पाया कि ये तो बहुत ही बड़ी है, सिर्फ उसका मुखौटा ही छोटा था। अब धीरे धीरे करके वो अंदरूनी हिस्से में पहुंचता चला गया। वहां कुछ अजीब सा उसे महसूस हुआ, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। जब उसे नीचे देखा तो वहां सिर्फ जमीन भी नहीं खिसकी थी, बल्कि ऐसा कुछ भी था, लेकिन अगले ही पल वो जमीन में जाकर पड़ा। उसी जगह पर सिर्फ यही एक गुफा नहीं थी, बल्कि हजारों किस्म की सुरंगें मौजूद थी। उन्हीं में से एक में वो शख्स गिर पड़ा। फिर एक तेज चीख से इस सीन का यहीं पर अंत हो गया। तो अब इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ आप खजाने की तलाश नहीं करोगे, बल्कि कुछ और चीजों का सामना करना होगा आपको, जो इस दुनिया से परे है। जब कैमरा घूमा तो हम कुछ और किरदारों से रूबरू होते हैं जो असल में इस टापू पर आए हुए हैं एक खास चीज की तलाश में। लेकिन रुकिए, ये लोग किसी खजाने की तलाश में नहीं, दरअसल इन्हें तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ मौजूद है। इनमें से एक आदमी असल में करोड़पति है, जिसका नाम है वॉरेन, जो अपनी माशूका और एक जापानीज आर्कियोलॉजिस्ट के यहाँ इस टापू पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जापानीज आर्मी द्वारा इस्तेमाल करे गए बंकर को ढूंढने के लिए आए, ताकि वो अपनी कलेक्शन में कुछ और चीजों को जोड़ सके। इसीलिए उसने कैप्टन और उसके सोल्जर को भी हायर किया, ताकि यहाँ पर कुछ ऐसी दुविधा आए या फिर किसी खतरनाक जानवर का सामना हो तो वो निपट सके। तो अब जेनी, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थी, वो इधर उधर चीजों पर नजरें डालना शुरू करती है, कहीं उन्हें कुछ मिल सके। वहीं बाकी के सोल्जर अपनी नजरें दौड़ाते हैं इस उम्मीद में कि जरूर कुछ न कुछ तो उन्हें मिल ही जाएगा। और इतने में इन्हीं का एक साथी तेज से चिल्लाता है, शायद उसे किसी खतरे का आभास हुआ है। सभी लोग उसकी तरफ बंदूक करके खड़े हो गए। अचानक अंदर से एक कंकाल बाहर आया। दरअसल ये उसका मजाक था, जिसके चलते कैप्टन भी उसे जमकर सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ वो ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। पर उसने इस हंसी मजाक में एक बंकर ढूंढ लिया था, तो वही झाड़ियों के बीच छुपा पड़ा था। तो वॉरेन जेनी को अंदर जाने को कहता है, क्योंकि उसके मतलब की चीज अंदर हो सकती है। फिर वो खुद अंदर गया, बाकी लोगों को बाहर ही खड़ा किया। हो सकता है कि उसे औरों पर भरोसा ना हो, बाहर तो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। खैर, जब ये लोग अंदर गए तो बाहर खड़ा वॉरेन एक साथी कैप्टन से धीमी आवाज में पूछता है, क्या उसे पता है वो किस चीज की तलाश में यहाँ पर आया है? कैप्टन को तो खुद भी नहीं पता था, उसे तो बस पैसे दिए गए थे ताकि वो यहाँ पर आए लोगों की सुरक्षा कर सके। वहां अंदर बंकर में जब वो दोनों घुसे तो सच में उसे अतीत के समय का हिस्सा बना हुआ मिला, क्योंकि वहां पर 2 सैनिक की लाशें पड़ी थी, दोनों ही जापानीज आर्मी की थी। और इस चीज की शिनाख्त उसके गले में पहने लॉकेट से हुई, जिसे देखकर जेनी ने उससे कहा, हम करीब है। पर किस चीज के करीब? खैर, उन्होंने वहां पर कुछ फोटोज क्लिक करी और उन दोनों जवानों को बड़ी ही बारीकी से चेक किया। लेकिन वॉरेन को कुछ देर वहां नीचे बिताने के बाद समझ में आ गया ये जगह उसकी मतलब की नहीं है। उसे जिसकी तलाश है वो अभी भी शायद दूर है। इसीलिए ये लोग बाहर आ गए और आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब यहाँ हमें जानने को मिलता है असल में जिस जगह पर ये लोग अभी खड़े हैं वो एक इंडोनेशिया का उन्नाव आइलैंड है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ हरे भरे पेड़ है।
यहाँ दुश्मनों का छुपना बहुत ही आसान होता था, इसीलिए जापानियों ने इस जगह को खासकर अपना अड्डा बनाया था। जब इन लोगों ने इस आइलैंड को एक ऊंची चोटी से देखा तो इन सभी की हलक सूख गई। लेकिन वॉरेन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है, उसे वो चीज चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, इसीलिए वो बाकियों को फटाफट काम पर लगा देता है। धीरे धीरे करके ये लोग अब जंगलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि तभी इनके सामने एक ऐसा दृश्य आ गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल उस टापू पर किसी जमाने पर खुदाई का काम किया गया था और आज वो माइनिंग वाली जगह पूरी तरह से धंस चुकी है। उसी के पास इन्हें एक पुराना सा दरवाजा दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जिस किसी ने भी इसे बंद किया है वो नहीं चाहता कि इसे अब उसके बाद कोई और दोबारा खोले। लेकिन वॉरेन को अब उसके अंदर जाना था क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद ये कोई बहुत ही बड़ा बंकर हो सकता है। कैप्टन उन्हें बताता है ये उस जमाने की एक खदान थी जिसके बाद जापानीज ने भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इसे किसी अजीब कारणों की वजह से बंद कर दिया गया। वॉरेन फौरन उसे खोलने का ऑर्डर देता है। स्टैनली उसके करीब गया लेकिन कैप्टन को ठीक नहीं लगता इसके अंदर जाना, क्योंकि उन्हें इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही वो कहते हैं कि तभी ऊपर न जाने कैसे कुछ लुटेरों का हमला हो जाता है, जिनसे बचने के लिए ये लोग उसी माइन के अंदर चले जाते हैं। हालांकि बंदूकें तो इनके पास भी थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी, इस वजह से वो छुप गए। पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। उन्हीं लुटेरों में से एक ने उस माइन के गेट पर ग्रेनेड फेंक दिया और जब वो फटा तो उस माइन का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया। अब इसमें वो दरवाजा भी ढह गया या फिर नहीं, ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब ये लोग कुछ समय इसी माइन के अंदर बिताने वाले हैं, क्योंकि सब के सब यहाँ फंस चुके हैं। खैर किस्मत में कुछ और ही लिखा होगा। वॉरेन यहाँ इन सभी के मन में सवाल बार बार आ रहा है। खैर आखिर उन्होंने हमला कैसे किया और दूसरी चीज उन्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं। तो वॉरेन एक रात से पर्दा उठाता है। आज से 34 साल पहले उसके पिता ने एक रहस्यमयी द्वीप की खोज की थी, जहाँ पर उन्हें खोज के दौरान यशोदा के खजाने का जिक्र मिला। ये वही खजाना था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानियों ने चुरा लिया था। उन्हें पता चला कि यही किसी आसपास ही टापू पर वो खजाने का हिस्सा है। पर बाद में मैंने और जैनी ने काफी रिसर्च की, हमें पता चला कि वो खजाना उस जगह पर है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। लेकिन यह बात सिर्फ मुझे और जैनी को पता थी, तो उन लुटेरों को किसने बताया? अब स्टैनली तो काफी गुस्से में था क्योंकि उनका एक साथी मारा जा चुका है इस मुठभेड़ में, और अब वो ये सब बता रहा है तो उसे ये चीज पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन सभी से उसने ये चीज क्यों छुपाई? अब वो अपने लोगों को मरने नहीं देगा, ना ही खुद मरेगा, इसीलिए उन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सब उसकी बात पर राजी थे, इसीलिए वो लोग उस खदान के और भी गहराई में जाने लगते हैं, जहाँ सब समय समय पर और भी अंधेरा हो जा रहा था। तभी इन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद तो इन्हें बिल्कुल नहीं थी। दरअसल अभी ये खदान सिर्फ इतनी ही गहरी है, बल्कि इससे और भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि इन्हें वहां पर कुछ सीढ़ियां मिलती हैं जो इन्हें नीचे लेकर जा रही थी। हालांकि पहले तो कोई भी जाने को राजी नहीं था, पर अपनी जान सबको प्यारी है, इसीलिए ये लोग एक करके नीचे उतरते हैं। इनका पैर पड़े एक पुराने लकड़ी के पुल पर, जो देखने में काफी कमजोर लग रहा है, पर ऐसा था नहीं। सबसे पहले स्टैनली ने कदम रखा, अचानक से वहां पर रोशनी आ गई। ऊपर से एक वॉर गाना बजने लगा, जिसमें यह गाया जा रहा था कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स को घसीट कर बाहर कर दो। जेनी ने बताया ये माइन आज से 80 साल पहले इस्तेमाल की गई थी, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। फिर अभी लाइट के जनरेटर कैसे चल रहे, कहाँ से इन्हें रोशनी मिल रही है? सोचने वाली बात थी। तो वहीं स्टैनली को लगता है ये काम दुश्मनों का है जो अभी भी इन्हें देख रहे हैं किसी जगह से छुपकर। इस रोशनी का पीछा करते हुए ये लोग जब थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें वहां पर एक स्टोर रूम जैसा कुछ मिला, जिसमें कुछ दवाइयां थी, कुछ एडवांस सूट थे जिनका इस माइन में काम आना थोड़ा सोचने वाली बात थी। भला मजदूर ये सूट क्यों पहनेंगे? सिर्फ यही नहीं, कुछ तस्वीरें भी मिली जिसमें साफ दिख रहा है कैसे जापानी आर्मी अपने दुश्मनों पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस माइन में लाकर अत्याचार करती थी। ढेरों फाइल थी जिनमें अलग अलग किस्म की चीजें लिखी थी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ उस समय पर और कहां कहां हमला करने वाला था। आसान भाषा में कहा जाए तो पूरी रणनीति। पर वॉरेन को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ उस खजाने के लिए आया जो यहीं कहीं आसपास है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन स्टैनली उसकी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कोई अंधेरे से भरी इस माइन में अपना सबसे कीमती खजाना क्यों रखेगा? राजा महाराजाओं के जमाने की बात होती तो वो यकीन भी कर लेता, लेकिन जापानीज इतने बेवकूफ नहीं थे। पर वॉरेन को पूरा यकीन है। इस बीच एक सोल्जर को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके पीछे कोई सूट पहने खड़ा है, परंतु जब वो मुड़ा तो वो गायब हो गया। जो कुछ भी था, क्या आपको दिखी वो चीज? अब बात काफी पेचीदा हो चुकी है, हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जेनी को मजबूरन सब कुछ सच बताना पड़ता है। हालांकि अभी भी वॉरेन बताने को राजी नहीं था, पर वो मजबूर है। जेनी ने बताया ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, ये पहले माइन थी, लेकिन जब जापानियों ने इस पर कब्जा किया
तो इन्होंने इसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब बना दिया। यानी कि यहाँ पर पकड़े गए दुश्मनों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे वो लोग कुछ और जाति बना सके इंसान की, जो इंसान की तरह तो होंगे लेकिन इंसान नहीं होंगे। अब बात आती है गोल्ड की, तो क्या वो अभी यहाँ पर है, ये सवाल था कैप्टन के सोल्जर को। तो जेनी ने जवाब में कहा कि हाँ, हमें पूरा यकीन है, पर हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि उसके आगे के पेपर हमें नहीं मिले। हालांकि कुछ लोगों को तो लगता है ये सब कुछ सिर्फ एक बहाना है, ये एक कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे थे जो गोल्ड का नाम सुनकर लालच में आ गए और हर किसी को अमीर बनना है बॉस। इनका एक साथी घायल हो चुका है उस हमले में, इसीलिए अब वो और ज्यादा चल नहीं सकता। इसीलिए कैप्टन अपने एक साथी को लेकर आगे जाने लगता है। उन लोगों को वहीं ठहरने को कहता है जॉन के साथ, ताकि वो उसका ख्याल रख सके। लेकिन वॉरेन को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कोई और उससे पहले उस गोल्ड को ढूंढ ले, क्योंकि उसे इसके लिए काफी पैसे खर्च किए हैं और इसीलिए उसे भी उसके साथ जाना है। हालांकि जेनी इनकार करती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चल पड़ा। जॉन के पास 3 लोग रुके, स्टैनली, जेनी और हुई, और बाकी के लोग कैप्टन के साथ निकल पड़े ताकि बाहर जाने का रास्ते को जल्द से जल्द तलाश सके। जब ये लोग आगे चले गए तो स्टैनली जेनी से अपने बारे में कुछ बातें शेयर करता है, जैसे वो ऐसा पहले नहीं था। पहले तो उसके अंदर गुस्से और पैसे की भूख थी, वो बस चाहता था किसी न किसी को मारता रहे, पर इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। बल्कि जब वो सेना में था और अफगानिस्तान में उसकी पोस्टिंग हुई तो जंग के हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। लेकिन एक दिन उसने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया और एक आम जिंदगी जीने का फैसला किया। उसकी बातें सुन जेनी को सच में लगने लगा ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतनी ही यहाँ पर कहानियां हैं। खैर, उधर गए लोगों को धीरे धीरे कुछ अजीब अजीब चीजें मिलने लगती है, जैसे कि उन्हें अभी एक जाली नुमा कमरा मिला था जिसके बीच में कुछ लोहे की जंजीरें लटकी थी। वहां पर कुछ हेलमेट भी पड़े थे जो देखने में तो उसी समय के लग रहे हैं। जब वॉरेन ने उसे उठाया तो उसमें यूएस आर्मी के बारे में कुछ लिखा था, शायद वो किसी यूएस सोल्जर का होगा। जब वो थोड़ा और अंदर गए तो इन्हें यकीन हो गया जैसा उन्होंने सोचा था ये जगह वैसी ही है, क्योंकि वहां इन्हें कुछ किताब भी मिलती है जिस पर उन तरीकों के बारे में लिखा और बना था जिस पर उन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वहां कुछ ऐसी चीजें भी थी जो देखकर इंसानों की रूह कांप जाए। उन लोगों ने इंसानों के शरीरों के टुकड़ों को जार में बंद करके रखा था, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये 1941 से इस जगह पर रखा हुआ है। ऐसी कई चीजें आपके सामने आने वाली है, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। अब तो सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है जॉन पर, जिसकी आंख खुली तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मानो कोई चीज उसे जमीन के नीचे खींच रही हो। वो भी हैरान है ये क्या चीज है। तभी वो पूरा अंदर चला गया और ये मंजर देखकर उसका साथी होई सीधा उस गड्ढे में कूद पड़ा। पर वहां पर होई दिखा नहीं, लेकिन इन्हें जॉन की लाश दिख गई जिसे बड़ी बुरी तरह से मारा गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी निकाल ली थी। लगता है एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। ये लोग सोच ही रहे होते हैं किसने किया ये सब कि तभी इन पर हमला हो गया और वहां जॉन को उसी सुरंग से होते हुए एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां चारों तरफ अजीब अजीब से लोग थे जिनके चेहरे पर मास्क लगे, या फिर ऐसा कहें कि वो इसीलिए लगाए थे ताकि वो आवाज ना करे क्योंकि उनका मुंह ही नहीं खुल पा रहा था। ये मास्क भी वैसा ही है जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो उस लुटेरे को मिला था। जिस जगह पर जॉन है वहां आसपास ढेरों लाशें पड़ी है जिनका अब कंकाल बन चुका है। इतने में एक एक करके वहां सभी मांस वाले बंदे आने लगते हैं। जॉन कोशिश तो बड़ी करता है उन्हें कुछ से दूर रखे, लेकिन उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते अंत उसकी भी कहानी वहीं अंत हो जाती है। अब सीन आता है उन दोनों पर जो भी बच गए थे। जी हाँ, जेनी और स्टालिन बच चुके हैं, लेकिन अभी जिस जगह पर वो खड़े हैं उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो असल में वर्ल्ड वॉर 2 का जापान का सिपाही है। जी हाँ, वो अभी तक जिंदा है। तब से लेकर आज तक वो इस जगह से बाहर ही नहीं गया। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि जापानी आर्मी ने जंग जीत ली है, वो अब पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन जब जेनी ने बताया कि जापान ने सरेंडर कर दिया और वो जंग हार गए हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है ये समय 2026 का है, तो उसे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसने वो फुटेज दिखाई जब जापानी कमांडर अमेरिका के सामने साइन कर देता है और खुद की आर्मी को सरेंडर कर देता है। ये जानकर वो सोल्जर गुस्से से पागल हो गया क्योंकि उसका साथी बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोका क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जंग अभी भी चल रही है। इसी चक्कर में उसकी मौत भी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने साल तक जिंदा कैसे था इस गुफा में। तो असल में इसका कारण वो अजीब प्रकार के एक्सपेरिमेंट थे जो जापानी आर्मी ने करे थे ताकि वो अपनी सेना को और भी मजबूत और ताकतवर बना सके। इस वजह से वो अभी तक जिंदा है। जेनी ने उस सोल्जर से कहा, हम यहाँ पर गलती से फंस चुके हैं, क्या तुम हमें बाहर ला सकते हो? तो उसने वो बताया जो हर किसी के होश उड़ा देगा। दरअसल उसका कहना था यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उन वैज्ञानिकों को ही पता था जो यहाँ पर उन टेस्ट को पूरा कर रहे थे। वो हमें भी यहीं लेकर आए थे। जब हमें होश आया तो हमें बताया गया हमें एक इंजेक्शन लगाएंगे।
जिससे कि हम लोग हमेशा जवान रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो मैंने और मेरे साथियों ने हाँ कर दिया और इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो चीज़ इतनी बुरी तरह हम पर असर करेगी। जब ये चीज़ हमें उन बताई, और वो यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जो कि सफल रहा। उसमें उन्होंने एक सेना तैयार कर दी जो कभी ना मरती, ना ही हमें किसी से जीतने देती। उस सोल्जर ने बताया कि हाँ, यहाँ एक दूसरा रास्ता भी है बाहर निकलने का, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस बीच हम दूसरे लोगों को देखते हैं जिन्हें जब पता चला कि अब वो दरवाजा बंद हो गया है जहां से वो आए थे, तो सभी परेशान हो गए। अजीब से प्राणी ने वॉरेन पर हमला करके उसे अपना शिकार बनाना चाहा। इसमें वो घायल भी हो गया, लेकिन कमांडो ने उसकी जान बचाई और उस प्राणी को खत्म कर दिया। सभी ने जब उस प्राणी को देखा तो उसके सर पर कुछ कोड में चीजें लिखी थी, जिसे वॉरेन पढ़ लेता और बताता है कि ये 24 साल का अमेरिकन सोल्जर है। जेनी को वो दरवाजा मिल गया है जहां से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन इधर इन लोगों ने एक नई मुसीबत खड़ी कर ली है। जब ये कुछ और अंदर जाते हैं तो इन पर कुछ और अद्भुत देखने को मिलता है। दरअसल ये वो जगह थी जहां पर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब कि पहले एक बारी वो उस इंसान को जानवर में बदल देते हैं, फिर दूसरी बारी उनमें कुछ और शक्तियां डालने की कोशिश करते हैं। उस दौरान काफी सोल्जर मारे जाते हैं, उनमें से कुछ और भी है वहां जो लटके हुए हैं। उसी दौरान वॉरेन को एक गोल्ड लिक्विड मिलता है, जिसे देखकर वो समझ गया ऐसे में यहाँ कोई खजाना नहीं है, बात इसी गोल्ड लिक्विड की हो रही है जिसे इन लोगों में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि ये ऐसे बन सके। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके अंदर लालच तो भरी पड़ी थी, तो वो कहती है ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सोचो अगर ऐसा कुछ बन सकता है तो हम अगर इसे ब्लैक मार्केट में बेच दें तो हमें कितना मुनाफा हो सकता है। वॉरेन ने उसे चोरी से अपने जैकेट में छुपा लिया और इस बीच का बड़े से हॉल को खोज लिया, जिसका दरवाजा जैसे ही खुला तो उस पार लाखों की तादाद में इंपीरियल आर्मी खड़ी थी। ये वही सेना थी जिसके बारे में जापानी सैनिक बता रहा था। दरअसल ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था जो कि सफल हो गया, और इसके बाद उन्होंने ये सेना तैयार की जिसको अब ये जगह देते हैं जो सबसे पहले सार्जेंट को मारती है। ये तीनों ही भाग गए सुरंग के रास्तों से, जहां जाकर इन्हें कुछ मरे हुए साथी मिले जिन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। अब ये लोग अपनी जान बचा उस जगह पर पहुंचे जहां पहले से जेनी और स्टैनली थे। उनके साथ साथ वो जापानी सैनिक भी था जिसके बारे में जेनी ने सब कुछ उन्हें बता दिया। इतने में हम देखते हैं कि बेवकूफ एना ने वॉरेन के गर्दन पर वही इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी तो उसे डर था कहीं वो मर ना जाए। इतने में वहां पर वो इंपीरियल गार्ड्स भी आ जाते हैं जिनके सामने वो जापानी सोल्जर सरेंडर करता है और सभी को जाने को कहता है। इस बीच एना ने सभी को धोखा देकर वॉरेन को लेकर एक सुरंग में घुस गई। उसे लगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी उनकी तरह बन गया और एना को भी मार कर खत्म कर दिया। धीरे धीरे करके जितने भी इंपीरियल गार्ड्स थे उस हॉल से बाहर आ गए और पूरी जगह को खुद के अंदर ले लिया। हर किसी ने कोशिश की लेकिन कोई उन्हें मार नहीं सका। जैसे कि कैप्टन, वो पूरी तरह से तैयार था लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड में उनके सामने टिक सका। अंत में हम देखते हैं कि सिर्फ जेनी ही जिंदा एक तालाब से बाहर आती है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे पीछे कोई और भी आया था। ये वही था जो आते ही उसे मार कर खत्म कर देता है। दोस्तों कहानी का अंत साफ है कि अब उन जापानी साइंटिस्ट का मकसद पूरा होने वाला है, क्योंकि इसी चीज के लिए तो उन्होंने ये सेना तैयार की थी। ये किसी से भी ना डरे और ना ही कोई इन्हें मार सके। क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है? यानी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? क्या ये इंपीरियल आर्मी अपने देश के लोगों का बदला अमेरिका से लेगी? ये सारे सवाल के जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।